द टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। व्हाट इज़ पर्सनल लॉ की दूसरी एपिसोड में आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं मोहम्मद हिफ्ज़ुर रहमान, रिसर्च स्कॉलर JNU। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए मजहबी आज़ादी की आपने बात कही थी और आपने कहा कि हुकूमत आइन हिंद जो है मजहबी आज़ादी की पूरी तरह से बात करती है, अब पूरी आज़ादी दे दी, लेकिन हुकूमत हिंद चाहे वो कांग्रेस हो, BJP हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करती है, लेकिन मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड को मजहबी आज़ादी में जो है एक तरह से मुदाखलत तस्वुर करता है। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है या इस तरह की कोई आर्टिकल है या नहीं? सबसे पहले मैं मिल्लत टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। ये वक्त की ज़रूरत है कि इस पर गुफ्तगू की जाए। देखिए, इस चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सिटीज़न के लिए कुछ बुनियादी हुकूक तस्लीम किए हैं, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, 35 तक ये बात है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने स्टेट को ये बताया है कि किन चीज़ों को सामने रख के आप अपना कानून बनाएंगे। इसे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़बान में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, रहनुमा उसूल। और इसी के साथ ये बात कही गई है आर्टिकल 13B, इसमें ये बात कही गई है कि कोई ऐसा कानून हिंदुस्तान में नहीं बनाया जा सकता है जो सिटीज़न के बुनियादी हुकूक को उससे छीन ले। सिटीज़न के बुनियादी हुकूक को उससे छीन ले, ऐसा कानून हिंदुस्तान में नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 44 में ये बात कही गई है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक हिस्सा है, कि स्टेट ये कोशिश करेगी कि यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। जाहिर सी बात है, जब ये दोनों में टकराव होगा तो फंडामेंटल राइट जो है उसको बुनियाद माना जाएगा और उसकी रोशनी में आर्टिकल 44 की तशरीह की जाएगी, इंटरप्रेट किया जाएगा। ये एक बुनियादी बात है जिसे समझने की ज़रूरत है, और इसे इग्नोर करके अक्सर लोग गलतफहमी फैलाते हैं और गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। हाँ, अब आइए हम गौर करते हैं कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 44 है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है, या और भी आर्टिकल्स हैं जिसके तहत कुछ बातें बताई गई है, स्टेट से कहा गया है कि कानून साजी के वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखें। हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे सिर्फ चंद आर्टिकल का यहाँ पे जिक्र करेंगे, पूरे की तफसील बयान करने का यहाँ पे मौका नहीं है। आर्टिकल 38 में ये बात कही गई है कि हुकूमत कानून बनाए और इस तरीक़े से कि जो ये गैप है, इकोनॉमिक गैप है मालदार और गरीब के बीच में, और चाहे अफराद की सतह पर हो चाहे वो कम्युनिटी और ग्रुप की सतह पर हो, उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगी स्टेट। ये स्टेट और रियासत की जिम्मेदारी है कि उसको कम करने की कोशिश करेगी। उसी तरीके से आर्टिकल 39 में ये बात कही गई है कि इकोनॉमिक सिस्टम को इस तरह ऑपरेट किया जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, दौलत का इर्तिकास बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यानी ये कि सिर्फ चंद लोगों में दौलत सिमटी हुई नहीं हो, बल्कि वो दौलत पूरे हिंदुस्तानियों के दरमियान बिखरी हुई हो। इस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम बनाया जाए। उसी के साथ उसमें ये बात कही गई है कि औरत और मर्द दोनों अगर एक काम करें तो दोनों को एक तरीके का पेमेंट हो, उनको बराबर पैसा मिले। ये सारी बातें आर्टिकल 39 में कही गई है। ये दोनों आर्टिकल को आप जहन में रखिए और आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक के हिंदुस्तान का जायज़ा लीजिए, तो आपके सामने एक बात ये आएगी कि कंटिन्यू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ता जा रहा है। दौलत सिमट कर चंद हाथों में आती जा रही है। रिपोर्टें कहती है कि पूरे हिंदुस्तान की दौलत का तकरीबन 58% हिस्सा, 58% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों के हाथ में है। ठीक है, और फिर बकिया जो 9% लोग हैं, ठीक है, उन 9% लोगों के हाथ में हिंदुस्तान का 22% हिस्सा है। 22% दौलत 9% के हाथ में है, और अब जो टोटल 90% लोग बच गए हैं उनके हाथ में सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के 20% दौलत
इस तरीके का कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है हिंदुस्तान में। और आर्टिकल 38-39 ये कह रही है कि दौलत के सर्कुलेशन को मेंटेन करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सवाल ये है कि जिन लोगों को आर्टिकल 44 नज़र आता है उन लोगों के ये दोनों आर्टिकल जिसका फ़ायदा हिंदुस्तान के सारे गरीबों को पहुंच सकता है, ये क्यों नज़र नहीं आता। ज़रूरत इस बात की है कि इन आर्टिकल पर ध्यान दिया जाए। उसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये बात कही गई है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो लोग कुछ नहीं कमा पाते हैं, हुकूमत उसकी मदद करे, लीगल एड दे उन लोगों को जिनके खिलाफ जुल्म हुआ है। 46 पढ़ेंगे, उसमें ये बात कही गई है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि शेड्यूल कास्ट और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के कमज़ोर तबक़ात पर पूरी तरह ध्यान दे और ख़ास ध्यान दे और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। ठीक है, और उन्हीं की कई तदबीरें इख्तियार की जाती है, जिसमें एक तदबीर का नाम है रिजर्वेशन, जिसके ज़रिए से वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मेन स्ट्रीम में या जो स्ट्रॉन्गर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके बराबर लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक बात, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आगे बढ़ाने की कई तदबीरों में से एक तदबीर का नाम है रिजर्वेशन। और आप जानते हैं कि मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में दलित और आदिवासियों के बराबर वीकर सेक्शन है। यही वजह है कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्टों ने ये कहा है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। हालांकि आर्टिकल 46 का तकाजा ये है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन, 47 में ये बात बताई गई है और बड़ी अहम बात है, हुकूमत की प्राइमरी ड्यूटी, बुनियादी फ़राइज़ में इन चीज़ों को दाखिल किया गया है। ज़रा गौर कर लीजिए, वो ये कि हुकूमत लगातार कोशिश करेगी कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का मयार ज़िंदगी बढ़ता चला जाए, ऊंचा होता चला जाए। और उसमें ये बात भी कही गई कि हुकूमत परमानेंट ये कोशिश करेगी आहिस्ते आहिस्ते कि जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं जैसे शराब, ठीक है, या इस तरह की और भी कोई चीज़, तो उनका मेडिसिनल यूज़ तो रहे दवाओं के तौर पर, लेकिन उनके आम इस्तेमाल को प्रोहिबिट कर दिया जाए, रोक दिया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में शराब का कारोबार बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और हुकूमतें बजाय इसके कि इसको रोके, इसको स्पॉन्सर करती है, इसकी सरपरस्ती करती है। हालांकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कह रही है कि इसे रोका जाए। ठीक है, उसी तरीके से आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप 38 में आएंगे, 48 में आएंगे तो आपको ये बात मिलेगी कि एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के मामले को साइंटिफिक लाइन पे पूरे हिंदुस्तान में ये आगे बढ़ाया जाए, प्रमोट किया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो जो फार्मर्स हैं उनका बहुत फ़ायदा होता, वो बहुत आगे बढ़ते। और आज जो फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं उनकी हालत ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट में 42% ज़्यादा पिछले गवर्नमेंट के मुकाबले में फार्मर्स ने सुसाइड किया है। ये सूरत हाल है। तो इन चीज़ों को, जैसे एग्रीकल्चर को साइंटिफिक लाइन पर डेवलप किया जाता और एनिमल हस्बेंड्री को साइंटिफिक लाइन पर डेवलप किया जाता, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ने कहा है, तो शायद पूरे मुल्क का भला होता। लेकिन इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं। हाँ, अलबत्ता इसी आर्टिकल का जो दूसरा हिस्सा है, इस दूसरे हिस्से पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाता है, खासकर बीजेपी ध्यान देती है। वो ये कि ये गाय का मामला है, गाय के स्लाउटर से हुकूमत ने, ये आईन हिंद के इस दफ़ा ने ज़रूर रोकने की कोशिश की है, लेकिन इस वजह से कि इसका रिश्ता क्या कहते हैं, किसानों से जुड़ा हुआ है और इसका रिश्ता ज़राअत से जुड़ा हुआ है, मजहबी बुनियाद पर नहीं। लेकिन इस बात को बहुत ज़्यादा उठाया जाता है और इसी आर्टिकल का आधा हिस्सा छोड़ दिया जाता है जो ज़्यादा अहम है, फार्मर के लिए बेनिफिशियल है। ये सूरत हाल हम देख रहे हैं। ऐसे वक्त में हम ये सवाल करते हैं कि सिर्फ आर्टिकल 44 ही क्यों, बकिया पे आपका ध्यान क्यों नहीं जाता है? अभी आपने मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कही है, तो ये मुस्लिम रिजर्वेशन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो क्या किसी को मज़हब के नाम पर रिजर्वेशन देना सही है? कई बार हुकूमत या बीजेपी की अगर बात करें तो वो मेरे मज़हब के नाम पर रिजर्वेशन की मुदाखलत करते हैं। और ये आईन हिंद ने इस बार कोई बात कही है या कि? देखिए, रिजर्वेशन के मसले को समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि आईन हिंद ने किस ग्राउंड पर रिजर्वेशन देने की बात की है। हमने अभी आपके सामने ये बात रखी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक आर्टिकल ये कहता है
कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए उस पर स्पेशल केयर देना चाहिए। ठीक है, और उसी की एक तदबीर है रिजर्वेशन। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि क्या कास्ट की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है कि ये फ़लाँ कास्ट से बिलोंग करते हैं इसलिए इनको रिजर्वेशन। ठीक है, जाहिर सी बात है कास्ट की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, बैकवर्डनेस की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया जाता है कि ये जो क्लास है, ये जो ग्रुप है, ये जो कास्ट है, ये चूँकि बैकवर्ड है, इनको आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाए। ठीक है, मतलब कास्ट की बुनियाद पर नहीं दे सकते। कास्ट की बुनियाद, चूंकि वो कास्ट बैकवर्ड है तो असल में रिजर्वेशन की बुनियाद बैकवर्डनेस बनती है, रिजर्वेशन की बुनियाद कास्ट नहीं बनता है। ठीक उसी तरीके से अगर मुसलमान बैकवर्ड कम्युनिटी है तो बैकवर्डनेस की बुनियाद पर इसे रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। जिन कमेटियों ने या कमीशनों ने मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की है या मुसलमान जो रिजर्वेशन मांगते हैं तो उनकी दलील ये नहीं है कि चूँकि इनका रिलीजन इस्लाम है इसलिए इनको रिजर्वेशन दीजिए, या मुसलमान ये नहीं कहता है कि हम इस्लाम के फॉलोअर हैं इसलिए हमको ये रिजर्वेशन दीजिए, बल्कि उनकी दलील ये है कि आप हमको इसलिए रिजर्वेशन दीजिए कि हम रिलीजियस कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है और इतने ज़्यादा बैकवर्ड है कि दलित से भी ज़्यादा हम बैकवर्ड हो चुके हैं। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ये बात तस्लीम करती है। ठीक है, फिर अब ज़रा सा मजाक देखिए कैसा होता है। एक तरफ जब मुसलमानों के फ़ायदे की बात की जाती है और कहा जाता है रिजर्वेशन देकर इनको आगे बढ़ाइए, तो कहा जाता है कि जनाब मजहब के नाम पे हम किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 1936 से लेकर के शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन हासिल है, एससी को। ये शेड्यूल कास्ट में 1936 में मुसलमान भी शामिल किए गए थे, यानी सेम बैकग्राउंड के मुसलमान और उसी बैकग्राउंड के हिंदू दोनों को रिजर्वेशन का फ़ायदा हासिल था। लेकिन कांग्रेस की मेहरबानी से जवाहरलाल नेहरू के रिजीम में 1950 में ये कह दिया गया कि अब क्रिश्चियन और मुसलमान इन दोनों को एससी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पर मुसलमानों से रिजर्वेशन क्यों छीना गया? सिर्फ इसीलिए तो कि वो हिंदू नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप मुसलमान हैं और उसी बैकग्राउंड से आते हैं जिस बैकग्राउंड से हमारे दूसरे एससी भाई आते हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन कन्वर्ट होकर के दोबारा आप एससी बन जाइए, ठीक है, तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। अगर आप फिर दोबारा रिकन्वर्ट होकर के मुसलमान बन जाइए आपको रिजर्वेशन छीन जाएगा। तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम बनने से या ये रिजर्वेशन छीना जा रहा है या रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये किस बेस पर है? अब हम ये सवाल करते हैं कि अगर आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है, किसी खास कम्युनिटी से रिजर्वेशन छीन सकते हैं, फैसिलिटी छीन सकते हैं, तो फिर वो अगर बैकवर्ड हो तो आप रिजर्वेशन दे क्यों नहीं सकते हैं? हालांकि वो उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है जो 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने किया, और आज तक इसके खिलाफ वो मजबूत लड़ाई नहीं लड़ी जा सकी कि इसको ख़त्म किया जा सके, और सियासी खीमों में से कहीं भी इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती है। तो और कोई बात भी कही जाती है कि हिंदुस्तान की सालिमियत के लिए इत्तेहाद और इन नेशनल इंटीग्रेशन यूनिटी के लिए जो है एक सा कानून होना चाहिए, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए ये एक तरह का धोखा है, ये एक तरह का धोखा। हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। एक बाप को दो बेटे, एक बेटा काला है और लंबा है, दूसरा बेटा नाटा है और गोरा है। अब कोई ये कहे कि इन दोनों के बीच में इत्तेहाद की शक्ल ये है कि जो काला है वो अपने आप को गोरा बना ले, ठीक है, या जो गोरा है वो अपने आप को काला बना ले ताकि दोनों का रंग एक हो जाए, जो लंबा है उसको नीचे से थोड़ा सा काट कर छोटा कर दिया जाए, या जो छोटा है उसे लंबा कर दिया जाए खींचकर, तब जा कर के दोनों को ये इत्तेहाद हो पाएगा। तो ये गलत बात है। असल क्या है कि अगर आप उन दोनों के दरमियान इत्तेहाद चाहते हैं तो ये देखिए कि उन दोनों के दरमियान सेंस ऑफ यूनिटी, एहसास वहदत पैदा करने वाला कौन सा फैक्टर है। जब ये देखिएगा तो मालूम होगा कि दोनों एक बाप का बेटा है, तो आप कह सकते हैं कि भाई तुम दोनों के बीच जितना फ़र्क है, लेकिन तुम दोनों एक ही बाप के बेटा हो, इसलिए तुम दोनों एक हो, एक रहो, तो ये आवाज़ उसको एक कर सकती है। लेकिन अगर इसके अलावा आप कहते हैं कि नहीं जनाब आप गोरे हो जाइए, नहीं जनाब आप काले हो जाइए, नहीं आप लंबे हो जाइए, नहीं आप नाटिल हो जाइए, तो इत्तेहाद की शक्ल नहीं बन पाएगी। इसे ज़हन में रखें। उसी तरीके से यहाँ इस बात को समझिए कि हिंदुस्तान में जितनी कम्युनिटी रहती है वो सबका अपना एक कल्चर है, सबकी एक तहजीब है, सबका अपना एक मज़हब है, ठीक है। अब ये कहना कि जनाब इसमें से कुछ अच्छाई लेकर इसमें कर दीजिए, इसमें से कुछ अच्छाई लेकर इसमें कर दीजिए, आप इस कल्चर को फॉलो कर लीजिए, आप इस कल्चर के और इस रंग में अपने आप को रंग लीजिए तो इत्तेहाद होगा, तो ये नहायत गलत और ख़तरनाक बात है। सही ये है कि देखिए कि सबके बीच सेंस ऑफ यूनिटी पैदा करने वाला
एक होने का एहसास पैदा करने वाला कौन सा आमिल, कौन सा फैक्टर है? हम जानते हैं कि वो फैक्टर है हिंदुस्तानियत। हम सब एक देश के रहने वाले हैं। यही चीज़ सारे इख्तिलाफ और सारे अलग अलग रंग के लोगों को एक स्टेज पर ला सकती है, एक एहसास के तहत ये बिल्कुल मुत्तहिद कर सकती है और दुनिया के मुकाबले में सुपर पावर बना सकती है। लेकिन इसके बरखिलाफ जो बातें भी उठाई जाती है वो डाइवर्सिटी को मिटा करके यूनिटी लाने की कोशिश जो की जा रही है वो हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और हिंदुस्तान से मोहब्बत करने का तकाजा ये है कि वो इन चीज़ों को समझ कर आगे बढ़ें और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए सेंस ऑफ यूनिटी को प्रमोट करें। मतलब एक सा कानून जो होना चाहिए, इस तरह की बात जो कही जाती है गलत है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल भी नहीं है और ये इत्तेहाद के लिए ज़रूरी भी नहीं है। इत्तेहाद यकसा कानून से नहीं आता, इत्तेहाद जो पैदा होता है वो यकसा एहसास से होता है, एहसास वहदत से होता है। आपसे मेरा सवाल ये है कि रिजर्वेशन के मामले में आप जो है यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, लेकिन मजहबी कानून में आप डाइवर्सिटी चाहते हैं। ये तो दोहरा बयान है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आइए आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहती है। आर्टिकल 15 में ये बात कही गई है कि अगर ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड कास्ट किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का इम्तियाजी बर्ताव नहीं होना चाहिए, ये बात कही गई है। अब अगर रिजर्वेशन के मामले में किसी शख्स के साथ इस वजह से उसको रिजर्वेशन आप नहीं दे रहे हैं कि वो मुसलमान है या क्रिश्चियन है, इसलिए महरूम कर रहे हैं, ठीक है, बैकवर्डनेस होते हुए आप कह रहे हैं कि चूँकि आप मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक इम्तियाजी बर्ताव और भेदभाव है, इसलिए वो आर्टिकल 15 के खिलाफ है, ठीक है। लेकिन जब हम मजहबी मामले में कहते हैं तो आर्टिकल 25 का तकाजा है और उसका फ़र्क समझिए कि हम एक चीज़ को मांग रहे हैं आपसे कि रिजर्वेशन मुझे दीजिए, मैं बैकवर्ड हूँ, मुझे आगे बढ़ाइए, लेकिन आप कहते हैं कि हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि मुझे मजहबी आज़ादी दीजिए और हमारे ये मामला मजहब के मुताबिक अंजाम देने दीजिए हमें, आप कहते हैं नहीं हमें ये नहीं दूंगा। तो ये मैं डिमांड कर रहा हूँ, उसके बावजूद आप नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि ये मेरा राइट है जो आप छीन रहे हैं। और वहाँ मैं डिमांड कर रहा हूँ मुझे दिया जाए, लेकिन आप देने को तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि रीजन के बेस पर आप वहाँ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है, ये दोहरी पॉलिसी नहीं है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। व्हाट इज़ पर्सनल लॉ की दूसरे एपिसोड में आज जो बातचीत हुई है ये आपके लिए, हमारे लिए बहुत मुफीद है। फिर हम आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद हिफ्जुर रहमान। आज तक के लिए इतना ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millattimes.com। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तजज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millattimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।